वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा कल रात किया गया है उस पर। और नाज़रीन, आपको बताते चलूँ कि ये इजाफा पहली दफ़ा नहीं हुआ है। पिछले जो 4 साल में हमने देखा है कि तकरीबन 40 रुपये तक पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा किया गया है और डीज़ल की प्राइसेस में तो इससे ज़्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि हर दफ़ा जब भी प्राइस में इजाफा होता है अवाम इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। मसला ये है कि प्राइस तो बढ़ती रहती है, दीगर ममालिक में बढ़ती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो डबल हिट पड़ती है अवाम को वो ये है कि उनकी जो आमदनी है उसमें इजाफा नहीं हो रहा और इसके अलावा जो बेरोज़गारी है उसमें बहुत इजाफा हो रहा है। नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे, जिनके पास जॉब्स है वो भी उनके हाथ से जा रहे हैं। तो अगर इन्फ्लेशन का सामना उन्होंने करना है, अफराते ज़र से उन्होंने लड़ना है, तो कम से कम उनकी आमदनी इस हद तक हो कि वो उसका सामना कर सकें। लेकिन ये डबल हिट अवाम को पिछले 4 साल से पड़ रही है और इसीलिए हालात जो है वो संगीन होते जा रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ANP के सेनेटर हाजी अदील साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पहले पेशावर जाऊँगा, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब और हाजी अदील साहब से हम सवाल करेंगे। कैसा देखते हैं इस फैसले को हाजी अदील साहब? अवाम पर एक और बोझ, वैसे ही अफराते ज़र इतना ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, जॉब्स क्रिएट हो नहीं रहे, आमदनी में इजाफा हो नहीं रहा, कैसे सामना करेगी अवाम इस इजाफे का? बहुत बहुत शुक्रिया। हमने इस इजाफे को नापसंद किया है और यही वजह है कि आज हमारी जमात की जानिब से एक तहरीक इल्तवा दाखिल हुई है इस फैसले के ख़िलाफ़। दर हकीकत ये फ़ैसला एक ऐसी दोधारी तलवार है जिसकी दोनों साइड से फ़ायदा जो है वो हुकूमत को होता है। एक तो इंटरनेशनल रेट्स जब बढ़ते हैं तो ये अपनी कीमतें जब बढ़ाते हैं तो उसके साथ इनके जो टैक्सेशन है उस परसेंटेज से वो टैक्सेस की अमाउंट भी बढ़ जाती है जो हुकूमत को मिलती है। फ़र्ज़ कीजिए अगर 100 रुपये पे 15% सेल टैक्स है या कोई दूसरा टैक्स है तो 125 पे वो 15% ज़्यादा हो जाता है। एक तो ये है, दूसरा इनका जो तरीक़ा कार है प्राइसेस का, ये औसत जो लेते हैं ये दुनिया के महंगे तरीन रेट लेते हैं। जैसे अमेरिका में क्या रेट है, मुख्तलिफ ओशंस में कोई रेट है। हमारे यहाँ तो ये ज़्यादा तेल जो आता है ईरान से आता है, हम सऊदी अरब से लेते हैं और गल्फ़ के इलाकों से लेते हैं। लेकिन ये जो वर्किंग की जाती है वो ये दुनिया में जिन ओशंस में सबसे ज़्यादा महंगी होती है और उसके रेट से वर्किंग करते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि फिर क्वालिटी का भी फ़र्क होता है। हमें जो गल्फ़ के इलाकों से या नज़दीकी इलाकों से जो पेट्रोल आता है या उसकी जो रॉ कंडीशन में उसकी क्वालिटी, जो गैसोलीन अमेरिका में और यूरोप के इलाकों में जाता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन ये गवर्नमेंट कैलकुलेशन उनके रेट पे करती है। ख़र्च पिछले साल हमने इनके साथ बड़ी बहस की, बड़ी मीटिंग में गए, आखिर थक हार गए। हमने कहा चूँकि आप हमसे मशवरा करते नहीं हैं और अगर आप मशवरा करते नहीं और जब करते हैं तो हमारे मशवरे पे आप अमल नहीं करते हैं तो हम हम इत्यादी तो हैं लेकिन आपके गलत कामों के हम इत्यादी नहीं है। ठीक है, ये मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं सिस्टम फ्लॉड है, सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, आपसे मशवरा किया नहीं जाता, सबसे महंगी प्राइसेस से जो है यहाँ की प्राइस को एडजस्ट किया जाता है। 4 साल से ये हो रहा है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। और मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में बताया कि तकरीबन 35 से 40 रुपये इजाफा हुआ है मुख्तलिफ मसनूआत में। तो आप तो तब भी हुकूमत का हिस्सा थे, आज भी हुकूमत का हिस्सा है। इसके अलावा जो बिजली की कीमतें हैं उसमें 100 से मेरा सवाल मुकम्मल होने दें हाजी अदील साहब, मैं सवाल अपना मुकम्मल कर लूँ फिर आप एक साथ मुझे जवाब दे देगा। जो बिजली की कीमतें हैं उसमें तकरीबन 120% इजाफा हुआ है। लोड शेडिंग में फिर भी कमी नहीं आई, गैस की प्राइसेस में भी इजाफा हुआ है। तो ये सारे जब इकदाम लिए गए तो आप हुकूमत का हिस्सा थे और आज भी हुकूमत का हिस्सा है। तो ये आज क्या आपको सूझी कि आप तहरीक इल्तवा लेके आए इस फैसले के खिलाफ? अब देखें, मैं आपको ये बताता हूँ कि बिजली की कीमतें क्यों बढ़ती हैं, फिर उसके बाद मैं आपके सवाल का तफसीली जवाब दूंगा। हमारे यहाँ जो बिजली है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है और हम ये 3000 से लेके 5000 मेगावाट पूरे साल में पैदा करते हैं, कभी कम हो ज़्यादा। उसकी जो कीमत वापडा ने अब दी है वो 1 रुपये 25 पैसे पर यूनिट है, जबकि रेंटल या थर्मल या दूसरे ज़राए से बिजली पैदा की जा रही है वो कोई 10 से लेके 20 रुपये और 21 रुपये के दरमियान है। जब हमारी सस्ती बिजली ये महंगी बिजली में शामिल होती है तो हमें भी महंगे रेट पे ये बिजली लेनी पड़ती है और हम तो अपनी ज़ोन से कई गुना ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन हमें भी लोड शेडिंग में शेयर लेना पड़ता है। अब तो ये बात, अब आप कहते हैं कि हम इनके इत्यादी क्यों? तो मेरी बात सुने, हम ब्लैक मेलर्स नहीं हैं कुछ पार्टियों की तरह कि जो हर मसले पर ब्लैक मेल करती है और शोर मचाती है महंगाई पे।
یا ڈیزل کی قیمت پہ یا پیٹرول کی قیمت پہ اور اپنا کام کہیں اور اپنا کوئی دوسرا مطالبہ منوا لیتی ہے. یہ ان کے ہمارے پیپل پارٹی کے اتحادیوں میں ایسی جماعتیں شامل ہیں. ہم نے کچھ اصولی باتوں پر ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے اور وہ سیاسی فیصلے تھے جو ہمارے منشور میں تھے. یعنی ہم نے کہا پروونشل اٹانومی ہمیں چاہیے, NFC میں صوبوں کا زیادہ ہو, گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کا فارمولہ نیا کیا جائے, نیٹ آئیڈل پروفٹ جو ہمارا بقایا ہے وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے اور ہمیں پارٹی کا نام, اپنے صوبے کا نام ملے. یہ تمام سیاسی فیصلے 90% ہماری منشور کے مطابق ہمیں ہماری مرضی کے مطابق ہوئے ہیں. FCR کے متعلق ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو فاٹا میں کام کرنے کی اجازت دی ہے, وہ ہوئی ہے. اب ہم ڈے ٹو ڈے معاملات میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اچھا کام کرتے ہیں تو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور جو غلط کام کرتے ہیں تو ہم اس کو میں یہی تو کہہ رہا ہوں حاجی عدیل صاحب, یہ برا کام تو پچھلے 4 سال سے ہو رہا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. اگر آپ کا یہ اصولی موقف ہے تو یہ آپ کو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا. 4 سال بعد آپ کو یاد آیا ہے کہ پرائسز میں اضافہ ہو گیا, 4 سال بعد یاد نہیں آیا, ڈبل ہو چکی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. آپ دیکھیں الزام لگاتے ہیں بھی آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے. میں گزشتہ 4 سال میں مشاہد اللہ صاحب گواہ ہے, ہم نے ہر موقع پر جب سیل ٹیکس کا معاملہ تھا تب بھی بتایا, ہم نے ان سے مخالفت کی ہے. بجٹ کے دوران ہم نے ان سے تبدیلیاں کروائی ہیں. کل کی بات ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں انرجی کے ایک بورڈ بنا, ہم نے مخالفت کی لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو سپورٹ کیا. ہم نے کہا یہ 18 امینڈمنٹ کی روح کے خلاف ہے جو آپ یہ بورڈ بنا رہے ہیں. پاکستان جماعت اسلامی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے سپورٹ کیا ہے. تو اب ہماری رائے میں وہ غلط ہے, ہم نے صحیح بات کی. دیکھیں ہم ان کے ٹھیک ہے, میں سینیٹر مشاہد اللہ صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیتا ہوں, کیونکہ آج جو ہے احتجاج آپ لوگوں نے بھی کیا ہے سینٹ میں بھی, اور احسن اقبال صاحب نے تقریر بھی کی, نیشنل اسمبلی میں واک آؤٹ بھی کیا آپ لوگوں نے. کیا اثر پڑنے والا ہے عوام پر اور عوام کس طریقے سے سامنا کرے گی اس اضافے کا سینیٹر صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, عوام تو موجودہ حکومت کی پریارٹیز میں کہیں ہے ہی نہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جس طریقے سے اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ بات حاجی صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اصل میں اگر یہ پتہ لگ جائے کہ عوام کو کہ یہ ایران سے کتنا تیل لیتے ہیں, سعودی عرب سے کتنا لیتے ہیں, UAE سے کتنا لیتے ہیں اور اس کے ریٹس کیا ہیں, تو شاید وہ اچھا بھلا فرق ہوگا. لیکن یہ جو اضافہ کرتے ہیں, یہ جو انٹرنیشنل پرائز جو ہے اس جو ہائیسٹ ہوتی ہے اس کو بنیاد بنا کے اضافہ کرتے ہیں. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ پیٹرول کی جب قیمت بڑھتی ہے تو بہت ساری اور سارا اس کا اثر غریب عوام پہ, صرف ایک تو یہ نہیں ہے کہ پیٹرول وہ لیں گے تو مہنگا ملے گا, بلکہ آج مثلا 10% جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز نے اپنے کرائے بڑھا دیے ہیں. اب یہ بھی غریب عوام کے پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے. نوشی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. بہت ساری اس طرح کے جو اس کے ریپرکشن ہوتے ہیں وہ سارے بھگتنے عوام کو پڑتے ہیں. حکومت نے بڑا ایک آسان کام مطلب کہ کر لیا ہے کہ نہ انہوں نے معاشی سرگرمیوں پہ کوئی توجہ دی پچھلے 4 سال میں, کہ اگر آپ کی معیشت ٹھیک ہوتی, بے روزگاری کم ہوتی تو ظاہر ہے عوام جو ہے وہ بیلنس رہتے اور ان کے جہاں تک اور یہ جو مسائل ہیں ان کے وہ تھوڑے سے حل ہو جاتے. لیکن اب سنگل ہینڈڈلی ایک کام ہو رہا ہے کہ حکومت کو اپنے عللے تللوں کے لیے, اپنی کرپشن کے لیے, اب اس دفعہ دیکھیں کرپشن کا ایک نئی واردات. مثلا پیٹرولیم منسٹر نے سینٹ میں یہ کہہ دیا 5 دن پہلے 4 دن پہلے, یہ حاجی عدیل صاحب بھی تھے وہاں پہ, کہ جی اتنے % اضافہ ہوگا, اتنے روپے اضافہ ہوگا. بھئی آپ کا تو کام نہیں ہے. اچھا, آپ کے اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ, اور ہوا وہی جو انہوں نے کہا تھا, جو ان کا حق نہیں تھا, اور اس پہ ان کے پیپلز پارٹی کے بھی کئی لوگوں نے تنقید کی. اب اس میں کرپشن کہاں ہے؟ بہت سارے لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوگی کہ جناب یہ تو اتنے روپے دینا بند کر دیتے. آپ نے پہلے بتا دیا جناب یہ ہم عوام کے ساتھ واردات کرنے جا رہے ہیں, آپ نے جتنا مال وال کمانا ہے کما لے. اچھا, اگر حکومت کے نمائندوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پرائس میں اتنا اضافہ ہوگا, تو آج حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارا اختیار نہیں, یہ تو اوگرا کا اختیار ہے اور یہ اوگرا نے اضافہ کیا ہے, ہم نے نہیں کیا ہے, ہمیں نہ بلیم کریں. میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں نئے کام کر رہے ہیں. یہ بات درست ہے کہ یہ اوگرا کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہی نہیں ہے. لیکن پیٹرولیم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ کہا کہ جی یہ اتنا اضافہ ہوگا, اور وہی ہو گیا. اب مجھے بات بتائیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی کام تو ہوا ہوگا نا, اور بڑا ہوا ہوگا, اربوں میں ہوا ہوگا, کہ جنہوں نے ذخیرہ کیا ہوگا ان کا فائدہ تو لمبا چوڑا ہوا ہوگا نا, اور وہ سارا فائدہ جو ہے ان کی جیبوں میں نہیں گیا ہوگا, اس میں سے حصہ داریاں بھی ہوئی. صاحب دیکھیں, ایک بڑی ذمہ داری اپوزیشن کی ہے, اور اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ رسپانسبل اپوزیشن پارٹی ہیں, تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنا تیل ایران سے آتا ہے, کتنا سعودیہ سے آتا ہے, یہ ورکنگ آپ کو عوام کے سامنے لانی چاہیے نا. یہ ورکنگ آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں کہ یہ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ,
ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो अगर आप तो उसकी निशानदेही करें ना कम से कम। नहीं, हम तो ये निशानदेही अभी भी जो गुफ्तगू कर रहे हैं निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी नहीं है ना, ये बहुत सारी देखें ना, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हुकूमत ही के हाथ होती हैं, वो अपोजिशन के हाथ इतनी आसानी है। हमारे यहाँ तो वो इत्तलात तक रसाई का जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा तो ट्रांसपेरेंट नहीं है ना। लेकिन ये बात हमें ज़रूर पता है, ये जो हाजी अदील साहब ने भी जो कहा कि ऐसा होता है, ऐसा। अब यह हुकूमत का काम, जब हम ये कह रहे हैं तो अब हुकूमत का काम है कि वो बताए हमें कि वो किससे कितना तेल लेते हैं और किस रेट पे लेते हैं। अपोजिशन तो यही करेगी ना, या तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, हम एक लेटर लिखें या एक फ़ोन करें, वो सारी कीमतें हमारे पास आ जाएं, वो तो नहीं आती, और अगर आती हैं तो बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन सवाल ये है कि ये हुकूमत 4 साल से अवाम के ऊपर, ये मैं ये समझता हूँ इसको वापस लेना चाहिए इन्हें, वरना ये जो रद्द अमल अवाम का आना है वो तो आएगा, आ भी रहा है मुख्तलिफ औकात में। अगर ये नवश्ता दीवार नहीं पड़ रहे, लेकिन इलेक्शन भी आने वाले, तो ये जब बम मारा ना इन्होंने, अवाम ने इन्हें, तो इन्हें फिर लग पता है अवाम बम मारती है, क्योंकि अब तक तो अवाम बर्दाश्त करती आई है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर शाहिद हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। 2 सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा एक साथ ही। एक तो ये कि जितना इजाफा हुआ है क्या वो जस्टिफाइड था, क्या आलमी मंडी में कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी? और दूसरा सवाल ये कि अगर पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाना भी था तो क्या ये मुमकिन था कि उसको बहुत कम बढ़ाया जाता और हुकूमत किसी ना किसी तरीके से खुद हिट ले लेती ताकि अवाम पे इसका बोझ नहीं आता? देखिए, मैं पहले आपसे ये अर्ज कर दूं कि हुकूमत ने जो ये पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमत में इजाफा किया है, इसका ना उनके पास कोई कानूनी जवाज है और ना कोई अखलाकी जवाज है। बुनियादी तौर पर ये जो इजाफा किया गया है उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो पाकिस्तान में टैक्सों की चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है, या जो ताकतवर तबकों को मराद देते चले जा रहे हैं, या जो शाहाना अखराजात हो रहे हैं, उनके नुकसानात के एक हिस्से को पूरा करने के लिए ये महंगाई का एक बम जो है वो अवाम के ऊपर डाला गया है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो इनका इंतखाबी मंशूर था उससे मुतसादिम है। पहले मैं आपसे ये अर्ज कर दूं, जो बड़ी हैरानकुन बात है कि फरवरी 2008 में जब ये हुकूमत आई थी, उस वक्त जो पेट्रोल की कीमत थी वो 53 रुपये 53.70 53 रुपये 70 पैसे, अब इन्होंने 94.91 कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस हुकूमत के दौर में 41 रुपये लीटर इजाफा हुआ है। और इससे भी ज्यादा जो हैरानकुन बात है वो है केरोसिन ऑयल, क्योंकि वो 35 रुपये था, अब ये 92 रुपीज हो गया। इसमें तकरीबन 57 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ। उसकी वजह यह है कि एक तो पेट्रोलियम लेवी और एक 16% जो GST है वो तकरीबन 1 लीटर पर 20 रुपए से ज्यादा तो हुकूमत टैक्स ले रही है, अलावा कस्टम ड्यूटी के। तो इस वक्त तो होना ये चाहिए था कि आप जब ये कीमतें अगर थोड़ी बहुत आलमी मंडी में बढ़ी हैं तो हुकूमत को चाहिए था कि पेट्रोलियम लेवी खत्म करती, नंबर 1, GST पेट्रोल पर खत्म करते और टैक्स चोरी रोकने की कोशिश करते। अब आपने जो बड़ा अहम सवाल उठाया है इसका कि कीमतों का, तो मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि बहुत 4 या 5 दिन पहले हमारे जो वजीर खजाना साहब हैं वो कराची स्टॉक एक्सचेंज आए और उन्होंने ये कहा कि जनाब वो जो आप अगर 2014 तक आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आप स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएं। इसका मतलब ये है कि रिश्वत का, करप्शन का, टैक्स की चोरी का पैसा अगर स्टॉक एक्सचेंज में लगा दें, काले धन को सफेद किया जाएगा। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब जी, काले धन को सफेद करने के लिए उन्होंने कहा है 2014 तक आप हमें ये ना बताएं ये पैसा आप कहां से लेकर आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये तो फाइनेंशियल एनआरओ हो गया ना। दूसरे कि आप इसको काला धन क्यों कह रहे हैं? अगर रिश्वत का पैसा है या करप्शन का पैसा है या कौमी खजाने का दौलत लूटी हुई है या बैंक लूटी है, वो भी तो पैसा अगर वहां लगाया जा सकता है। तो ये तो सीधा सीधा एक मालियाती एनआरओ है और उस पर आपको पता है कि गेन टैक्स भी नहीं है। और मैं आपको एक फिगर दूं कि 1900 अरब रुपया साल पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो टैक्सों की चोरी हो रही है। 1900 अरब रुपया सालाना या हुकूमत ने मराद दी हैं, तो आप उसको रोकने के बजाय अवाम को निचोड़ते चले जा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक मैं और आपको अगर याद दिलाऊं कि इस हुकूमत ने जो पहला बजट पेश किया था पीपल्स पार्टी ने, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि क़िब्ल इसके कि पाकिस्तानी कौम हुकूमत की जानिब से अपनी जिंदगी में बेहतर लाने के इक़दाम से मायूस हो जाए, हमें उनके मुतालबात पूरे करने चाहिए। तो ये एहसास इनको 4 साल पहले भी था, लेकिन ये मुस्तकिल जो है वो 57 रुपए लीटर अगर आप केरोसिन ऑयल पे बढ़ा दें जो गरीब से गरीब इस्तेमाल करते हैं और ताकतवर तबकों को डॉक्टर साहब चले जाए। जी
बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब। मुझे एक ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं बताता चलूं कि अब से कुछ देर पहले वजारत खजाना ने जो है अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 4 साल में जो कर्जे लिए गए हैं वो 49 बिलियन रुपीस के हैं, और अब जो कर्जे हैं वो 109 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त कर्जे जो थे वो 60 अरब रुपए तक के थे। बजट का कितना बड़ा हिस्सा इन पेमेंट्स में जाता होगा और आने वाली नस्ल पे ये हुकूमत कितना बड़ा बोझ डाल रही है, क्या हमारे सियासतदान इससे वाकिफ हैं या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ये किससे कर्जे लिए?